हेलो फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूले की डेरिवेशन को समझेंगे और इस फार्मूले से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बेसल्स फार्मूले को जर्मन मैथमेटिशियन फ्रेडरिक बेसल ने सबसे पहले स्टडी किया और ये फार्मूला एक सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है। इस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले से पहले हम तीन सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले डिस्कस करके आ चुके हैं। सबसे पहले हमने गोस फॉरवर्ड फार्मूले को डिस्कस किया, फिर हमने गोस बैकवर्ड फार्मूले को डिस्कस किया और लास्ट हमने स्टिरलिंग फार्मूले को डिस्कस किया। तो आइए एक बार हम बेसल्स फार्मूले की डेरिवेशन को समझते हैं। काफी इजी डेरिवेशन है। इस फार्मूले की डेरिवेशन के लिए हमें गोस फॉरवर्ड फार्मूले का यूज करना है और गोस बैकवर्ड फार्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज करके हमें उस फार्मूले का यूज करना है। तो आइए एक बार हम जो गोस बैकवर्ड फार्मूले के अंदर चेंज करने जा रहे हैं उस पूरे के पूरे चेंज को समझते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स, हमारे सामने ये एक टेबल है। इस टेबल में हम देख सकते हैं जो आर्गुमेंट्स हमने कंसीडर किए हैं 20, 30, 40, 50 और हम देख सकते हैं 30 आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू 0 है। इस बात का मतलब 30 आर्गुमेंट को ओरिजिन फिक्स किया गया है और हम जानते हैं गोस बैकवर्ड फार्मूले के लिए सबसे पहली टर्म होती है वाई नोट और वाई नोट से हम एरो ऊपर की तरफ ड्रा करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, गोस बैकवर्ड फार्मूले को हमें थोड़ा सा जो चेंज करना है वो चेंज है कि अब हमें ओरिजिन 30 फिक्स ना करके ओरिजिन 40 फिक्स करना है। बात का मतलब हम ओरिजिन को शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ओरिजिन को शिफ्ट करने से जो बैकवर्ड फॉर्मूले के अंदर चेंज आएगा, अब उस पूरे के पूरे चेंज को हम समझते हैं। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर ओरिजिन 40 फिक्स हो जाता है तो जो एंट्री यूज होगी, जो हम पहले एंट्री वाई नोट इस एंट्री को यूज कर रहे थे, अब वो एंट्री यूज होगी वाई वन और हम एरो ऊपर की तरफ ही ड्रा करते हैं। तो ऊपर की तरफ जब हम एरो ड्रा करेंगे तो जो नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम में टर्म यूज होगी फ्रेंड्स, वो होगी डेल्टा वाई नोट। तो हम देख सकते हैं गोस बैकवर्ड फार्मूले में जब ओरिजिन को शिफ्ट किया जाएगा तो वाई नोट की जगह जो टर्म यूज होगी वो होगी वाई वन और इससे नेक्स्ट कॉलम में जो डेल्टा वाई माइनस वन यूज हुआ है इसकी जगह यूज होगा डेल्टा वाई नोट। अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि ओरिजिन को शिफ्ट करने से u पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम इसको इस टेबल की हेल्प से ही समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर u है x माइनस 30/10, हम देख सकते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 10। लेकिन जैसा कि ओरिजिन को 30 से 40 पर शिफ्ट कर दिया गया है तो अब जब u कैलकुलेट होगा वो होगा x माइनस 40/10 और ऊपर न्यूमरेटर 40 को हम लिख सकते हैं x माइनस 40 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 30 माइनस 10/10 और इस तरीके से हमें u जो ऑब्टेन होगा x माइनस 30/10 माइनस 10/10 जो कि होगा 1 और x माइनस 30/10 है फ्रेंड्स u के इक्वल। तो जो ओरिजिन को शिफ्ट करने से u ऑब्टेन हो रहा है फ्रेंड्स वो है u माइनस 1। तो इस तरीके से जब ओरिजिन को शिफ्ट किया जाएगा ओरिजिन से 1 पर तो u की जगह पुट होगा u माइनस 1 और हमने y के सबस्क्रिप्ट नोट किए। पहले जहां पर y नोट था वहां पर y1 आ रहा है, जहां पर डेल्टा y माइनस 1 है वहां पर y नोट आ रहा है। इस बात का मतलब सबस्क्रिप्ट के अंदर 1 ऐड हो रहा है। तो गोस बैकवर्ड फार्मूला जब ओरिजिन शिफ्ट किया जाएगा तो गोस बैकवर्ड फार्मूला होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म होगी y1, सेकंड टर्म होगी u माइनस 1 इंटू डेल्टा y नोट। थर्ड टर्म के अंदर भी चेंज आएगा क्योंकि u की जगह u माइनस 1 पुट होगा तो u प्लस 1 की जगह जब हम u में u माइनस 1 पुट करेंगे तो हमें u ऑब्टेन होगा। इससे नेक्स्ट टर्म होगी u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एज इट इज और डेल्टा स्क्वायर वाई नोट क्योंकि सबस्क्रिप्ट के अंदर 1 ऐड हो रहा है प्लस u u माइनस 1 u माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जब गोस बैकवर्ड फॉर्मूले में ओरिजिन को शिफ्ट किया जाता है तो y के सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड हो रहा है और u की जगह u माइनस 1 पुट हो रहा है। तो जो नया गोस बैकवर्ड फार्मूला हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स वो होगा ये। तो बेसल्स फार्मूले के लिए हमें
गोस फॉरवर्ड फार्मूला और जो ये नया फार्मूला हमें ऑब्टेन हुआ है, इन दोनों फार्मूलों का हमें अरिथमेटिक मीन लेना है। तो जो नया फार्मूला ड्राइव होगा उसे ही हम बेसल्स फार्मूला बोलते हैं। हम देख सकते हैं गोस फॉरवर्ड फार्मूले में फर्स्ट टर्म है वाई नॉट और यहाँ पर जो टर्म है वाई वन, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा वाई वन प्लस वाई नॉट बाई टू। तो ये एक बेसल्स फार्मूले की फर्स्ट टर्म होगी। सेकेंड टर्म के लिए हमें गोस फॉरवर्ड फार्मूले की सेकेंड टर्म को कंसिडर करना है, जो कि है यू डेल्टा वाई नॉट, और हमें यहाँ पर भी सेकेंड टर्म को कंसिडर करना है u माइनस वन इंटू डेल्टा वाई नोट। तो जब हम इन दोनों टर्म्स का अर्थमेटिक मीन लेंगे तो हमें यही टर्म ऑब्टेन होगी u माइनस वन बाई टू डेल्टा वाई नोट। तो इस तरीके से हमें बेसल्स फार्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें गोस फॉरवर्ड फार्मूला और गोस बैकवर्ड फार्मूला अच्छे से याद है तो हम बेसल्स फार्मूले को बड़ी इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आगे आने वाली टर्म्स भी गोस फॉरवर्ड फार्मूला और इस फार्मूले की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का अर्थमेटिक मीन लेने के बाद हमें ऑब्टेन बड़ी इजीली हो जाएंगी। तो आइए एक बार हम इस फार्मूले को याद रखने की ट्रिक को समझते हैं कि बेसल्स फार्मूले के अंदर जो एंट्रीज और फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म यूज हुई है हम उन्हें कैसे याद रखें। हम देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है वहां पर y1 और y नोट का अर्थमेटिक मीन लिया गया है। तो जब हम इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 0 के साथ वाली टर्म होगी y नोट और 1 के साथ वाली टर्म होगी y1। तो इन दोनों टर्म्स का हमें यूज करना है। नेक्स्ट टर्म में फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म यूज हुई है डेल्टा वाई नोट। तो हम देख सकते हैं अगर वाई नोट से डेल्टा वाई नोट की तरफ हम एरो ड्रा करें तो एरो नीचे की तरफ ड्रा होगा, और वाई वन से अगर डेल्टा वाई नोट की तरफ हम एरो ड्रा करें तो एरो ऊपर की तरफ ड्रा होगा। तो इस तरीके से हमें एरो ड्रा करने हैं वाई नोट और वाई वन से। जहां पर ये दोनों एरो स्ट्रक करेंगी वो टर्म होगी डेल्टा वाई नोट। नेक्स्ट टर्म में जो फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म्स यूज हुई हैं डेल्टा स्क्वायर वाई नोट और डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, और वो हम देख सकते हैं डेल्टा वाई नोट से अगर हम एरो ऊपर की तरफ ड्रा करें तो हमें डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन ऑब्टेन होता है, और डेल्टा वाई नोट से हम एरो अगर नीचे की तरफ ड्रा करें तो हमें डेल्टा स्क्वायर वाई नोट ऑब्टेन होता है। तो इस पैटर्न से हम इन फॉर्मूले के अंदर जो टर्म्स यूज हो रही हैं उन सभी टर्म्स को बड़ी इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें एरो दोनों टर्म से एक टर्म्स ऊपर वाली टर्म से हमें एरो नीचे की तरफ ड्रा करना होगा और नीचे वाली टर्म से हमें एरो ऊपर की तरफ ड्रा करना होगा। तो इस पैटर्न से हम इन सभी टर्म्स को याद रख सकते हैं। तो आइए अब हम इस फार्मूले से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है अप्लाई बेसल्स फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ 2.73 गिवन दैट। हमें आर्गुमेंट्स गिवन है 2.5, 2.6, 2.7 और इन आर्गुमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग हमें एंट्रीज गिवन है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले डिस्कस किए हैं, तो सबसे पहले हमें ओरिजिन को फिक्स करना होता है, और ओरिजिन को फिक्स करने के लिए हम देखते हैं कि जो आर्गुमेंट जिस आर्गुमेंट पर हमें एंट्री फाइंड आउट करनी है 2.73, ये किस आर्गुमेंट के नजदीक है। तो हम देख सकते हैं 2.73 2.7 के भी नजदीक है और ये 2.8 के भी नजदीक है। तो हमें इन दोनों वैल्यूज में से ही किसी एक को ओरिजिन फिक्स करना होगा। लेकिन बेसल्स फार्मूला हमें बेस्ट रिजल्ट तक तब पहुंचाएगा जब u की वैल्यू -1/2 से बड़ी हो और 1/2 से छोटी हो, और ये फार्मूला हमें बेस्ट रिजल्ट तक तब भी पहुंचा सकता है जब u की वैल्यू 1/2 के एग्जैक्ट इक्वल हो। तो फ्रेंड्स हमें इन पॉइंट्स को माइंड में जरूर रखना है। और जैसा कि हम जानते हैं u को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है x माइनस a बाई एच, जहां पर a होता है ओरिजिन, x होता है जिस आर्गुमेंट पर हमें एंट्री फाइंड आउट करनी है। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें 2.73 पर एंट्री फाइंड आउट करनी है, और a हम फिक्स करने जा रहे हैं 2.7 को, क्योंकि 2.73 2.7 के ज्यादा नजदीक है। तो जब हम इन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं 2.73 माइनस 2.7 और h इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में है 0.1 के इक्वल, तो यहां से हमें u ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स 0.3, और हम देख सकते हैं u की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में लाई कर रही है। तो अब हम u कॉलम को कंसिडर करते हैं। जैसा कि हमने ओरिजिन 2.7 को फिक्स किया है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो u की वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो होगी 0, क्योंकि इस फार्मूले में जब हम x की जगह 2.7 पुट करेंगे, a हमने 2.7 ही फिक्स किया है तो u हमें 0 ऑब्टेन होगा। इसी फार्मूले में जब हम x की जगह 2.6 पुट करेंगे और a हमने 2.7 फिक्स किया है तो हमें u की वैल्यू ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स -1। इस तरीके से हमें ये टर्म्स बड़ी इजीली ऑब्टेन हो जाएंगी, या हम इन टर्म्स को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं y की टर्म्स में डेसिमल्स की टर्म्स आई है। अगर हमें इन डेसिमल्स की टर्म से छुटकारा पाना है तो हम y कॉलम को 10 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो 10 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करने से इन सभी टर्म्स में डेसिमल नहीं रहेगा और हम इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को बड़ी ईज़िली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जब लास्ट में हमें जो भी yx ऑब्टेन होगा, उसे हमें 10 रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड करना होगा। तो अब हम इन सभी टर्म्स को 10 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में भी 10 रेज़ टू पावर 4 हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम देख सकते हैं जब हम इन्हें 10 रेज़ टू पावर 4 से मल्टी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल वाली टर्म सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। फर्स्ट टर्म होगी 4938, सेकंड टर्म होगी 4953, थर्ड टर्म होगी 4965, फोर्थ टर्म होगी 4974, फिफ्थ टर्म होगी 4981 और लास्ट टर्म होगी 4987। अब हम जल्दी से इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है और हमने y कॉलम में जो सभी टर्म्स थी उन सभी को 10 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है। हमें इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है। तो अब हम इन टेबल से जो टर्म्स हमें यूज करनी है इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए उन सभी टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि y नोट और y1 हमें टर्म यूज करनी है। तो y नोट है फ्रेंड्स 4965 और y1 है 4974 और नेक्स्ट कॉलम के अंदर जो टर्म आएगी उसके लिए हमें एरो इन दोनों टर्म से ड्रा करने होंगे। ऊपर वाली टर्म से हमें एरो नीचे की तरफ ड्रा करना है और नीचे वाली टर्म से हमें एरो ऊपर की तरफ ड्रा करना है। ये दोनों एरो जहां पर स्टक कर रही हैं वही टर्म है डेल्टा वाई नोट। तो डेल्टा वाई नोट है 9 के इक्वल। अब हमें नेक्स्ट कॉलम में इस टर्म से एरो दोनों डायरेक्शन में ड्रा करने हैं। तो दोनों डायरेक्शन में जब हम एरो ड्रा करते हैं तो हमें टर्म ऑब्टेन होती है -3 और -2। इस बात का मतलब डेल्टा स्क्वायर वाई नोट है -2 के इक्वल और डेल्टा स्क्वायर वाई -1 है -3 के इक्वल। नेक्स्ट कॉलम में हमें एरो इन दोनों टर्म से ड्रा करने होंगे। ऊपर वाली टर्म से हम एरो नीचे की तरफ ड्रा करते हैं और नीचे वाली टर्म से हम एरो ऊपर की तरफ ड्रा करते हैं। यहाँ जहां पर ये दोनों एरो स्टक कर रही हैं वही टर्म है डेल्टा क्यूब वाई -1। तो डेल्टा क्यूब वाई -1 है 1 के इक्वल। और फिर से हम एरोज ऊपर और नीचे ड्रा करते हैं। तो हम देख सकते हैं फोर्थ ऑर्डर के लिए डेल्टा 4 वाई -1 है 0 के इक्वल और डेल्टा 4 वाई -2 है 1 के इक्वल। तो जब हम इन सभी टर्म्स को इस फार्मूले में पुट करेंगे और u हमने कैलकुलेट कर लिया है 0.3 के इक्वल है। तो यहां से हमें y ऑफ 2.73 ये हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स 4967.98। जैसा कि जो y ऑफ 2.73 हमने इस टेबल से कैलकुलेट किया है लेकिन इस टेबल में सभी टर्म्स को 10 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई किया था। तो हमें इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है। तो जो ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई है ये हमें ऑब्टेन हुई है 10 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां से जो y ऑफ 2.73 हमें ऑब्टेन होगा वो होगा 0.4968। तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूले की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको बेसल्स फार्मूले की डेरिवेशन और बेसल्स फार्मूले से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना आया होगा। थैंक यू।